गुड मॉर्निंग बच्चों, टू ऑल ऑफ यू। मैं जितेश कुमार मिश्रा, शैल देवी महाविद्यालय अंडा से आज आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ एम.कॉम के सेकेंड सेमेस्टर्स के बच्चों के लिए एडवांस्ड अकाउंटेंसी का एक टॉपिक विनियोग लेखे विनियोग खाता यानी कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट। चलिए बच्चों आरंभ करते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना है कि विनियोग होता क्या है। तो बच्चों आपको विनियोग से मतलब यहाँ अर्थ ये नहीं होगा कि आप किसी स्थायी संपत्ति को क्रय कर लें, भूमि क्रय कर लें, भवन क्रय कर लें। यहाँ इस विनियोग का आशय इससे नहीं होगा। विनियोग करने का आशय ये रहेगा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी उपक्रम या गैर सरकारी उपक्रम या उद्योगों में पुनः धन प्राप्ति के उद्देश्य से वह अपने बचत किए गए धन को लगाता है और वहाँ से वह ब्याज प्राप्त करता है या किसी भी प्रकार का लाभांश उठाता है, तो इस प्रकार का किया गया कोई भी कृत्य विनियोग के दृष्टिकोण से माना जाता है। तो ये तो रहा बच्चा विनियोग का अर्थ। अब विनियोग के अर्थ के बाद हम चलते हैं अगली चीज प्रतिभूतियां, जो सबसे मेन जानकारी वाली चीजें हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है ये प्रतिभूतियां आखिर बोलते किसे हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, प्रतिभूतियां विनियोगों से ही कनेक्टेड एक नया नाम है, नया नहीं मतलब उन्हीं का एक नाम है। प्रतिभूतियों का अर्थ होता है जब हम कभी भी अपने किसी धन को किसी सरकारी, गैर सरकारी या उद्योगों जैसे उपक्रम में लगाते हैं तो उस लगाए गए धन के एक सबूत के तौर पर हमें एक लिखित में प्रमाण पत्र उस संबंधित संस्थान से हमें निर्गमित किया जाता है, ताकि हम इस पर अपने आप पर ये आश्वस्त हो सकें कि हमने अपना पैसा किसी संबंधित संस्थान पे पूरी औपचारिकताओं के तहत ही लगाया है। तो इस प्रकार का कोई भी लिखित प्रमाण पत्र जो हमें संबंधित उपक्रमों से प्राप्त होता है जहां पर हमने अपना पैसा लगाया है उसे प्रतिभूतियां कहते हैं। बच्चों ये प्रतिभूतियां दो प्रकार की होती है, सरकारी प्रतिभूति और गैर सरकारी प्रतिभूति। अर्थात अगर हम कोई अपना पैसा सरकारी उपक्रम में लगा लेते हैं तो वहां से प्राप्त होने वाला लिखित प्रपत्र सरकारी प्रतिभूतियां बनेगा, और यदि अगर हम किसी गैर सरकारी उपक्रम में लगाते हैं तो वहां से प्राप्त होने वाला प्रपत्र हमको गैर सरकारी प्रतिभूतियां कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है विनियोगों के प्रकार। तो बच्चों मैंने पहले इनकम टैक्स की क्लासेस ली हैं। जिन बच्चों ने मेरी क्लासेस अटेंड की होंगी उन्हें तो समझ में ही आ रहा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं भी की हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि प्रत्येक प्रकार का विनियोग जो कि अंश, ऋण पत्र या अन्य किसी प्रतिभूतियों में किया जाता है उनके लिए अल्पकाल और दीर्घकाल दो समय से उनको आंका जाता है। अल्पकाल होता है 1 वर्ष या उससे कम और दीर्घकाल होता है 1 वर्ष से अधिक। तो यहाँ पर बच्चों विनियोगों के प्रकार में जो 2 प्रकार मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, चालू विनियोग और दीर्घकालीन विनियोग। चालू विनियोग ऐसे प्रपत्र कहलाएंगे, ऐसे प्रतिभूतियां कहलाएंगी जिनकी समय सीमा या क्रय विक्रय जो है वो 1 वर्ष से पहले कर दिया जाता है। और दीर्घकालीन विनियोग वो कहलाएंगे जिन प्रपत्रों का क्रय विक्रय 1 वर्ष या उससे अधिक अपने पास रखने के बाद उनको विक्रय किया जाता है। तो ये तो रहा बच्चा विनियोगों के प्रकार। अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिभूतियों में ध्यान रखने वाली बातें, अर्थात जब हम किसी प्रतिभूतियों को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये होता है बच्चों ब्याज की दर, अर्थात हमें उससे कितने प्रतिशत ब्याज मिलने वाली है। दूसरा, आय का निश्चित होना या ना होना, अर्थात हम जिन प्रतिभूतियों में पैसे लगा रहे हैं हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि या उस पर मिलने वाली आय क्या एक निश्चित दर से प्राप्त होगी या एक अनिश्चित दर से। तीसरी बात ध्यान देने वाली है मूल्य, अर्थात जिन प्रतिभूतियों में हम पैसे लगा रहे हैं उन प्रतिभूतियों का निर्गमन मूल्य क्या है, और दूसरा उनका बाजार मूल्य क्या है। निर्गमन मूल्य अर्थात जिन दर पर जिन पैसों पर वो हमें निर्गमित की गई हैं, और बाजार मूल्य अर्थात बाजार में वह जिन मूल्य पर खरीदी या बेची जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और तथ्य है इस पे जो हमको ध्यान में रखना होगा, मूल्यों में उतार चढ़ाव और उनके कारण, अर्थात प्रतिभूतियों में समय दर समय विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार की जो प्रतिभूतियां होती हैं उनके मूल्य में निरंतर उतार या चढ़ाव आते रहते हैं, और हर प्रकार की प्रतिभूतियों में उतार या चढ़ाव के आने का कारण अलग अलग होता है। तो हमें इनका क्रय या विक्रय करते समय इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है क्रय विक्रय की विधियां। क्रय विक्रय की विधियों में बच्चों मैं ये बताना चाहूँगा कि हम किसी भी प्रकार के विनियोगों का क्रय विक्रय साधारणतः 2 तरीके से ही करते हैं। या तो हम स्कंध विपणि यानी कि स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा मार्केट है वहां से ले सकते हैं, या तो फिर इसे खुले बाजार से ले सकते हैं।
कैसे क्रय विक्रय होता है? सम मूल्य पर हो सकता है, बट्टे पर भी हो सकता है और प्रीमियम पर। सम मूल्य पर वो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक प्रतिभूति 100 की है और उसे 100 पर ही निर्गमन किया गया। बट्टे का निर्गमन है यदि मान लीजिए उसका अंकित मूल्य 100 है और उसे 10 रुपए का बट्टा माइनस करके 90 रुपए पर निर्गमन किया गया। और प्रीमियम का है मान लीजिए 100 रुपए का है और उस पर 10 रुपए अधिक लेकर के 110 पर उसका निर्गमन किया गया। तो ये तो था बच्चों विनिमय के यानी कि उसके निर्गमन के क्रय विक्रय के प्रकार। आगे बढ़ते हैं विनियोगों पर ब्याज। बच्चों हमको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि विनियोगों पर कभी भी जो हमको प्रश्न पूछा जाएगा वह दो तरीकों से आता है, या तो ब्याज सहित होता है या ब्याज रहित होता है। कम इंटरेस्ट या फिर एक्स इंटरेस्ट, इसे इंग्लिश में ऐसा माना जाता है। ये ब्याज सहित या ब्याज रहित दोनों ही क्रय और विक्रय दोनों ही परिस्थितियों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों आगे मैं किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे चर्चा करूं इससे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि यहाँ पर जब कभी भी हम विनियोग से संबंधित कोई लेखा बनाते हैं तो कौन सी जनरल प्रविष्टि होती है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये क्रेता की पुस्तकों में होने वाली पंजी प्रविष्टियाँ हैं, और इसके बाद ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये विक्रेता की पुस्तकों में होने वाली पंजी प्रविष्टियाँ हैं। इसे ध्यान से नोट कर लें, इसे पॉज करके भी आप आराम से देख सकते हैं और ये आपके लेखे के लिए काम में आएंगी। चलिए बच्चों, इसके बाद एक मैं साधारण सा उदाहरण आप लोगों को यहाँ पर पेश कर रहा हूँ और इससे मैं आपको समझाना ये चाहूँगा कि उदाहरण में ब्याज सहित और ब्याज रहित का अर्थ क्या होता है। बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 मई को ए ने मोहन से 100 रुपये वाले 7% ऋण पत्र 140 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर से ब्याज सहित क्रय किए। ध्यान रखेंगे ये शब्द ब्याज सहित। अब इसका गणना करेंगे कैसे? मैंने वर्किंग नोट से कुछ इसका बेसिक टर्म्स आपको समझाने की कोशिश की है। क्रय मूल्य देखिए कितना होगा, 25 × 140 बराबर 3500 रुपये। ब्याज कितने होंगे? ब्याज हमेशा बच्चों अंकित मूल्य पर ही निकाला जाएगा। जो कैसे निकलेगा, 25 ऋण पत्र थे, 100 रुपये अंकित मूल्य है बराबर उसका मूल्य 2500 हुआ। उस पर ब्याज निकालना है 7%, क्योंकि प्रश्न में लिखा था 7% और 1 महीने का ही, क्योंकि ये खरीदा गया है 1 मई को और इसके बाद हम देखें कि कितने महीने बाद लिया। तो इससे पहले बच्चों 31 मार्च को इसके ब्याज की गणना की गई होगी। तो 31 मार्च के बाद में अप्रैल ही केवल 1 महीने बीते हैं तब इस विनियोग को खरीदा गया, अर्थात केवल 1 महीने का ही ब्याज की गणना की जाएगी जो कि आता है 54.58 रुपये। अर्थात अब यह ध्यान ये रखेंगे चूंकि ब्याज सहित था इसलिए इसके क्रय मूल्य 3500 रुपये में ये ब्याज जो है शामिल है, और अगर ब्याज हटा करके हम इसका शुद्ध विनियोग मूल्य जानने की कोशिश करें तो वो 3485 रुपये 42 पैसे होगा। ये है ब्याज सहित की स्थिति में। एंट्री आपकी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे मैंने आपको दिखाई थी। एंट्री में कोई फेरबदल नहीं होता, ब्याज सहित और ब्याज रहित में केवल फेरबदल आता है कैलकुलेशंस में। सहित में आपको उसके क्रय मूल्य में से ब्याज को घटाना होता है, और ब्याज रहित ये रहा बच्चों ब्याज रहित के लिए। ब्याज रहित में देखिए वापस मैंने वही लिखा है, क्रय मूल्य तो 3500 ही रहेगा, ब्याज की गणना जैसे आपने पहले की 14 रुपये 58 पैसे वो वैसे ही रहेगी। लेकिन अभी इस विनियोग का जो मूल्य कहलाएगा वो 3500 में से घटाकर नहीं, 3500 में इस ब्याज को जोड़कर 3514 रुपये 58 पैसे बताया जाएगा, चूंकि प्रश्न आपके सामने आएगा ब्याज रहित का। तो बच्चों यही बात ध्यान देने वाली है। ब्याज सहित में ब्याज जैसा कि मैंने पहले दिखाया आपको अंदर मिला हुआ रहता है, और ब्याज रहित में आपको ब्याज अलग से लगाना होता है। बस यही एक अंतर है, बाकी इसकी पंजी प्रविष्टि में कोई अंतर नहीं आएगा। और इसी प्रकार से विनियोग के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ब्याज सहित और ब्याज रहित में, और साधारण इन्हीं जनरल एंट्रियों की सहायता से आप बड़ी आसानी से इस विनियोग खाते को बना पाएंगे। आशा करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आप पुस्तक से अपना कोई भी प्रश्न उठा करके इस पंजी प्रविष्टि या इस वर्किंग नोट की सहायता लेकर बनाने की कोशिश करेंगे तो आपसे आपका सवाल जरूर बनेगा। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अगर कोई परेशानी आती है बच्चों तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया हुआ है। इस व्हाट्सएप में मैं आपको इस नोट्स की पिक खींचकर भी भेज सकता हूं, और ध्यान दीजिएगा किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए मैं और भी इसकी वीडियोस बनाता रहूँगा। और जितना आज तक मैंने वीडियो अभी अब तक बनाया है, आशा करता हूँ आपको ये सारी वीडियो समझ में आ रही होगी। और इसी के साथ आइए आज की यह वीडियो भी समाप्त करते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।